एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन 12 जून को दोपहर के वक्त गुजरात के अहमदाबाद में मैघनी नगर के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। दरअसल प्लेन ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए 1:38 पर टेक ऑफ किया था और उड़ान भरने के बाद ही तुरंत पायलट ने मेडे मेडे कह दिया। यानी मेडे मेडे का शब्द पायलट उस वक्त बोलता है जब प्लेन में कोई इमरजेंसी आ जाए और मामला पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो पायलट की तरफ से मेडे मेडे कहा जाता है ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी अलर्ट हो जाए और सारा ध्यान केवल इसी प्लेन पर लगा दे और इसमें क्या खराबी हुई है उसको सही कर दे, उसको क्या मदद की ज़रूरत है उसको तुरंत सबसे पहले मदद मुहैया कराए और अगर इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है तो तुरंत रनवे को खाली कराए और अगर कोई दूसरी इमरजेंसी सिचुएशन हुई है तो उसको देखे और किसी तरीके से उस प्लेन को इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकाले। तो एयरलाइन की भाषा में मेडे मेडे का सही मतलब बदकिस्मती से बहुत खराब माना जाता है और इस प्लेन बोइंग 787 को उड़ान भरते ही तुरंत पायलट का मेडे मेडे कह देना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी हैरान कर गया और उसके बाद पायलट ने एटीसी को यह भी बताया कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, यानी मुझे ऊपर उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है। और आपने देखा होगा कि प्लेन ने उड़ान भरी और उसके बाद वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आता चला गया और धड़ाम से जाके गिर गया। यानी कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के करीब 1 से 2 मिनट के अंदर ही तैयारा बिल्डिंग से जाकर टकरा गया और जिस बिल्डिंग से ये तैयारा टकराया था वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की बिल्डिंग थी और यहाँ पर उस समय डॉक्टर्स और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और जैसे ही प्लेन उस बिल्डिंग से टकराता है हर तरफ तबाही का भयंकर रूप देखने को मिलता है जिसको देखने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह इस प्लेन का पिछला हिस्सा बिल्डिंग के अंदर से बाहर नजर आ रहा है और आगे का हिस्सा बिल्डिंग के अंदर है और इस भयानक हादसे में वो लोग भी मारे गए जो अभी खाना खाने के बाद किसी की जिंदगी बचाने की प्लानिंग किए हुए थे। और इसके अलावा फ्लाइट जैसे ही बिल्डिंग से टकराया उसके बाद प्लेन एक आग के गोले में तब्दील हो गया और इस प्लेन में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स कुल मिलाकर के 242 लोग सवार थे। उनमें से एक को छोड़कर सब के सब मारे गए, यानी कि केवल एक शख्स जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है वो करिश्माई तौर पर बच गया और बाकी सभी लोग पायलट सहित हलाक हो गए। और ये भी दिलचस्प है कि रमेश विश्वास कुमार की जान कैसे बची ये भी जान लीजिए। तो दरअसल रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे वो 11A सीट थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो इस लोकेशन पर थे और यहाँ पर वो बैठे हुए थे और उनके पास ही इमरजेंसी का एग्जिट गेट लगा हुआ था। तो जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो वो उस वक्त बाहर का नज़ारा देख रहे थे और क्या देखते हैं कि प्लेन ने टेक ऑफ करने के बाद ऊपर उठने के बजाय वो नीचे जा रहा है और वो ये भी देखते हैं कि सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है और प्लेन लगातार नीचे होता ही जा रहा है। उन्हें तुरंत लग गया कि ये ठीक नहीं है और अब जाकर टकरा ही जाएगा और तभी उन्होंने चंद सेकंड में ये फैसला कर लिया कि उन्हें इमरजेंसी गेट से कूदना चाहिए क्योंकि उनकी सीट के जस्ट बगल ही में इमरजेंसी का गेट था। और जब उन्होंने देखा कि प्लेन बिल्डिंग से टकरा गया और आगे का हिस्सा बिल्डिंग के अंदर घुस गया और उसमें आग लग चुकी है भयंकर रूप से और पीछे का हिस्सा अभी तक सुरक्षित है और तभी इमरजेंसी का गेट खुल जाता है और उसके बाद तुरंत रमेश विश्वास कुमार ने वहां से छलांग लगा दी और इस तरह इकलौते शख्स की जान बच गई। प्लेन से कूदने के बाद रमेश विश्वास कुमार खून में लथपथ पैदल ही दौड़कर भागने लगे। लोगों ने उन्हें देखा कि एक शख्स खून में लथपथ दौड़ रहा है। लोगों ने उनसे उनके बारे में पूछा तो रमेश ने बताया कि मैं भी इसी में सवार था और वहां से कूदकर हमने अपनी जान बचाई है। विश्वास ने बाहर आकर अपने भाई के बारे में पूछना शुरू किया और कहा कि कोई मेरे भाई के बारे में बताए, उनका नाम अजय है और वो मेरी अगली वाली सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन शायद विश्वास के भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी तो तुरंत विश्वास को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और अब वो खतरे से बाहर है। उनको जो भी चोटें आई हैं वो प्लेन से कूदने की वजह से आई हैं, बाकी प्लेन में आग लगने की वजह से नहीं। रमेश विश्वास कुमार एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं और वो इंडिया आए हुए थे और लंदन वापस जा रहे थे। अब एक पैसेंजर की जान तो बच गई लेकिन 241 लोगों की जान एक झटके में चली गई। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान चली गई जो मेस में खाना खा रहे थे। यानी कि वीडियो रिकॉर्ड होने तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। फिलहाल उन 265 में से 241 फ्लाइट के पैसेंजर्स थे और ये आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप इस हाल में प्लेट और उसमें बचे हुए खाने को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस खाने को आधा अधूरा खाने के बाद छोड़कर भागना पड़ गया और उनमें से किसी की जान चली गई तो कोई ज़िंदगी और मौत के बीच अभी झूल रहा है। वहीं प्लेन के मुसाफिरों में जिनकी मौत हुई है वो पूरी तरह जलकर राख में तब्दील हो गए हैं।
जिसको देख पाना भी मुमकिन नहीं है, यानी कि उनमें से एक भी लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। अब उसकी शनाख्त के लिए डीएनए का सहारा लिया जाएगा और उसके बाद जिस परिवार से जिस लाश का डीएनए मैच होगा उसको वो लाश सौंप दी जाएगी और लाश के नाम पर कुछ चेथड़े ही सौंपे जाएंगे, क्योंकि लाश कहने भर को लाश है, वरना कोई लाश वगैरह सही सलामत बची भी नहीं है, बिल्कुल लाश कहने के लायक भी नहीं है। जहां तक प्लेन के मुसाफिरों की बात है तो उनमें 169 भारत के मुसाफिर थे, 53 ब्रिटिश मुसाफिर थे, उनमें से एक की जान बच गई तो ब्रिटिश मुसाफिरों की संख्या 52 रह गई और एक मुसाफिर का ताल्लुक कनाडा से था, बाकी 7 लोग पुर्तगाल से थे। यानी कुल 230 मुसाफिर थे और 12 क्रू मेंबर थे और इन 12 में से 2 पायलट भी थे। एक पायलट उड़ा रहे थे और उनका एक सहयोगी पायलट भी था, उनका नाम था क्लाइव कुंदर, और जो पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे उनका नाम था सुमित सब्रवाल और वो एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे। उनके पास 8,200 घंटों तक प्लेन उड़ाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन 12 जून को उनकी किस्मत हार गई और उनका जहाज़ इसलिए उड़ान भरने में नाकाम हो गया क्योंकि इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। और दूसरी तरफ जो नीचे से थ्रस्ट न मिलने का कारण था, उसके कई सारे कारण में से एक ये भी था कि इस प्लेन में 1.25 लाख लीटर फ्यूल भरा हुआ था, क्योंकि इस प्लेन को बहुत लंबा जाना था और 230 मुसाफिरों का लगेज वगैरह, आप ये सोच लिए कि सभी कुछ मिला करके कितना भारी भरकम हो जाता है। तो यही सब कुछ कारण बना कि विमान को नीचे से थ्रस्ट नहीं मिल सका और इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। इत्तेफाक से दोनों इंजन ने उसी समय काम करना बंद कर दिया और कैप्टन सुमित सब्रवाल ने जो मेडे मेडे 3 बार बोला था और कहा था कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, बस यही दोनों लाइनें उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो पाई। बाकी वो खामोशी से इस दुनिया को छोड़कर बहुत ऊपर चले गए। हालांकि उनका जहाज़ ऊपर नहीं जा सका, लेकिन वो खुद ऊपर चले गए जहां से वो नीचे आ ही नहीं सकते। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद की तारीख में प्लेन क्रैश होने का ये दूसरा वाकया है। इससे पहले इसी शहर में 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 130 मुसाफिरों की जान चली गई थी और इस बार 241 लोग मारे गए और उन मारे जाने वालों में गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और उनका वापसी का टिकट भी था, लेकिन वो अपने सफर के पहले ही छोर पर हादसे का शिकार हो गए और अब उनकी बेटी लंदन से भारत आ रही है। इसके अलावा एक ही परिवार के 5 लोगों की जान एक झटके में चली गई। यूं कहें कि पूरा भरा परिवार एक झटके में साफ हो गया। इस तरह एक परिवार बकरीद बनाने अपने घर गुजरात आया हुआ था लंदन से और वापस वो लंदन जा रहा था और 5 लोगों का ये परिवार देखते ही देखते राख बन गया। इस तरह एक पति अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए उसको लंदन ले जा रहा था और दोनों की एक साथ ही दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह एक लड़की जिसका नाम खुशबू है, वो शादी के बाद पहली बार अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी और खुशबू की भी मौत हो गई और जोड़ा हमेशा के लिए एक दूसरे को देखने के लिए ही तरस कर रह गया और ऐसा तरस गया कि पति अपनी पत्नी की लाश तक नहीं देख सकता है, क्योंकि लाश के नाम पर केवल जले हुए बॉडी के कुछ पार्ट्स के अवशेष ही बचे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग थे सबकी अलग अलग कहानी है। कोई लंदन किसी मकसद से जा रहा था तो कोई गुजरात में अपने घर से वापस लंदन में जा रहा था और सभी के सभी लोग मारे गए। आखिरकार हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और डॉक्टरों से भी जख्मियों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू और इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कुछ दूसरे लोगों के साथ मीटिंग की। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अहमदाबाद में होने वाले दर्दनाक हादसे की तहकीकात की शुरुआत कर दी गई है और इसके अलावा हादसे की जांच के लिए एक आला सतही कमेटी की भी तश्कील दी जा रही है, जो एविएशन की सुरक्षा और भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए काम करेगी। ये खैर बयान है। वहीं टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो मारे गए बीजी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी और हॉस्पिटल की बिल्डिंग को जो भी नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत का सारा खर्च उठाएगी और अस्पताल के जो भी लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का भी खर्चा टाटा ग्रुप ही उठाएगा। तो ये खैर टाटा ग्रुप की बात थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस बोइंग 787 को बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था, उसका इस तरह हादसे का शिकार हो जाना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर किसी हादसे का शिकार हुआ हो और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने का इसके पीछे का यही कारण है कि ये एयरक्राफ्ट किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पर माना जाता था। अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया है और 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी ड्रीम लाइनर को, और साल 2014 में एयर इंडिया ने इसको अपने फ्लाइंग में शामिल किया था, खरीदा था
और फिर मैं कह दूं कि ये बहुत ही सुरक्षित एयरक्राफ्ट था और पूरी ड्रीम लाइनर की तारीख में इस तरह की बड़ी घटना पहली बार हुई है। इसी वजह से बोइंग 787 के हादसे से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि एक तो यह है कि बोइंग 787 जो कि ड्रीम लाइनर था वो हादसे का शिकार हुआ जो कि तारीख में पहली बार, और इसके अलावा इंटरनेशनल बड़े पैमाने पर यात्री मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की नज़र भारत के इस प्लेन क्रैश पर है और भारत में भी लोगों की तरफ से इसके सिलसिले में काफ़ी सवाल किया जा रहा है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। लोगों का यह भी कहना है कि एयरक्राफ्ट भी ड्रीम लाइनर था, पायलट काफ़ी अनुभवी था, प्लेन ने दोपहर में उड़ान भरी थी, वेदर में भी कोई खराबी नहीं थी, यानी सब कुछ विजुअल वगैरह सब कुछ क्लीन थे और दो दो इंजन लगे हुए थे, लेकिन दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल कर गए, इसकी जवाबदेही किसकी है। तो सरकार से भी सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल केवल आम लोग कर रहे हैं और मीडिया केवल इसको एक खबर के तौर पर दिखा रहा है। बाकी ना तो किसी से वो सवाल कर रहा है और ना ही किसी को इसका जवाबदेह ठहरा रहा है। हालांकि ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये इतना बड़ा हादसा कैसे और क्यों कर हुआ, लेकिन तब तक हमें इंतजार के साथ साथ सरकार से सवाल भी पूछते रहना होगा, वरना डर है कि इस हादसे के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी डिटेल थी इस प्लेन क्रैश की। इसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ करके आपको बता दिया। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमारी ये रिसर्च कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताएंगे।